गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक मुद्दा जो आजकल भारतीय राजनीति में बहुत तीव्रता से छाया हुआ है वो है दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान में दलीय सदस्यता प्राप्त करने के बाद में निर्वाचन होने के बाद में किसी भी तरह की दल को छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था, लेकिन धीरे धीरे व्यावहारिक तौर पर यह अनुभव किया गया कि पार्टी के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता कम हो रही है। इसलिए दल बदल विरोधी कानून सामने आया। उसकी कुछ चुनौतियां और समाधान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स में ये देखने को मिलता है, लेकिन मणिपुर में जो सत्ताधारी गठबंधन सरकार थी वो गहरे राजनीतिक संकट में फंस गई। राजनीतिक संकट के साथ ही दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता भी प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई देने लगा। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित एक सदस्य को अयोग्य करार दिया गया, जिससे दल बदल विरोधी कानून, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, राजनीतिक पटल के विमर्श के केंद्र में आ गया। चुनावी लोकतंत्र का यह घटनाक्रम स्पष्ट तौर पर दल बदल विरोधी कानून में बदलाव की ओर इशारा करने लगता है, क्योंकि इस घटनाक्रम ने चुनावी दलों के समक्ष दल बदल विरोधी कानून के दुरुपयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया और ये बताया है कि ऐसी संभावनाएं, ऐसी घटनाएं भविष्य में भी देखने को मिल सकती हैं और जो कि लगातार देखने को मिल रही हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो मणिपुर में जो घटना घटी वो पहले कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य भी दल बदल विरोधी कानून के प्रत्यक्षदर्शी रह चुके हैं। इस इस कंटेक्स्ट में आज हम दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद क्या हैं, क्या समस्याएं भारतीय संविधान के समक्ष आ रही हैं और इसकी प्रासंगिकता तथा पक्ष और विपक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि दल बदल विरोधी कानून क्या है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से संविधान से जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित रही है। इसके जो अयोग्यता संबंधी क्या प्रावधान हैं वो ये हैं कि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इन सब के कारण भारतीय संविधान को ये आवश्यकता अनुभव होने लगी कि दल बदल विरोधी कानून बनाया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफी अहम भूमिका अदा करते हैं और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। हालांकि आजादी के कुछ ही वर्षों के भीतर ये महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों की जोड़ तोड़ से सरकार बनने और गिरने लगी है। 1960-70 के दशक में आया राम गया राम वाली राजनीति ने देश में काफी उथल पुथल मचा दी थी। अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधेयक गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदल कर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में खड़ा कर दिया था। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को
चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1985 में दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। लेकिन इस कानून के कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे कि कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें दल बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। दल बदल विरोधी कानून में एक अपवाद ये है कि एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हों। पहली बात तो मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिल सकती है यदि उसके 2/3 पक्ष सदस्य मिलना चाहे तो। दूसरी बात है कि ऐसे में न तो दल बदल रहे सदस्यों पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। इसके क्या प्रभाव हुए, जो ये एक्सेप्शन था कि जो दल बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था, लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की जो एक कहते हैं ना मारक क्षमता उसको कम कर दिया, हिट करने की जो कैपेसिटी थी उसकी कम कर दिया। जहां दल बदल पहले एकल होता था वहां सामूहिक रूप से होने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप 2003 में 91वां संशोधन 91 अमेंडमेंट किया गया, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया। क्या है 91 अमेंडमेंट कि इस संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार भी 15% कम कर दिया गया कि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। 10वीं अनुसूची के द्वारा धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें क्या प्रोविजन था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। दो इसमें ये अमेंडमेंट दिखाए गए कि भाई एक तो मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया, कि दूसरी बात है कि जो क्लॉज 3 10th शेड्यूल का कि जिसमें कि 1/3 सदस्य बदल सकते हैं उसको भी खत्म कर दिया गया। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। उन्नीस के किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लुवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं तथा ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी भी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावना, दुराग्रह, संवैधानिक जनादेश और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध पाए जाने की स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये जो सारे निर्णय हैं वो किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लो केस में लिए गए थे। दल बदल विरोधी कानून के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है। 1985 से पूर्व कई बार ये देखने में आया था कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे, जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो भाई जनता ने जिस पार्टी से आप खड़े हुए थे उसमें विश्वास व्यक्त करके आपको वोट दिया, आप एमएलए चुने गए, लेकिन जब आप एमएलए बन गए तो अगर आपको सरकार को संकट में डालना है या आपकी कोई बात नहीं मानी जा रही है तो आप दूसरी पार्टी से
मिल जाते हो, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो सब ठप हो जाती हैं। दूसरी बात क्या है कि देश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाता है। दल बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दल को अपनी सत्ता की स्थिरता के बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया था। कानून के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में भी मदद की है। इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभावकारिता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर किया है। लेकिन कुछ इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी होता है, लेकिन दल बदल कानून की वजह से विपक्ष जो इसके वो ये मानते हैं कि पार्टी लाइन से अलग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे कि भाई दलीय प्रतिबद्धता तो रखते हैं लेकिन दल के प्रति कुछ नीतियों के खिलाफ हो जाते हैं तो उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। जैसे कि दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। एक बात और यहाँ पर स्पष्ट है कि जो लोकतंत्र है वो क्या है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, इसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्र में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं तो भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं। कुछ यहाँ पर हम अपने विचार दे सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून ये एक भारत की राजनीति में ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। इस कानून ने देश में आयाराम गयाराम की राजनीति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। परंतु हम सभी जानते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में देश की राजनीति में इस कानून के अस्तित्व को कई बार चुनौती दी जा चुकी है। और सजेशंस में हम ये कह सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन कर यदि कोई व्यक्ति इसका नागरिक कोई इसका उल्लंघन करता है तो अयोग्यता की अवधि को 6 साल या उससे अधिक किया जाना चाहिए ताकि कानून को लेकर नेताओं के मन में डर बना रहे। दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर साबित हो सके। 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट में यह तर्क देते हुए अंतरदलीय लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया गया है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी कि एक राजनीतिक पार्टी आंतरिक रूप से अपने कामकाज में तानाशाही और अलोकतांत्रिक कभी नहीं हो सकती है। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो आपका असाइनमेंट के लिए वो ये है कि दल बदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। इस कथन की हमें आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। थैंक यू।